brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है पुणे की। पुणे में एक जगह है औंध, और औंध चेस्ट हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है उसके पास एक सुनसान जगह पर 8 अक्टूबर 2024 यानी इसी साल इसी महीने की बात है ये 8 अक्टूबर 2024 को एक नौजवान की लाश मिलती है चेस्ट हॉस्पिटल की मॉर्चरी के पास में, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के बाहर सुनसान जगह पर। और ये जिस नौजवान की लाश है उस नौजवान की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाश के चेहरे को बुरी तरह से कातिलों ने चट्टान, पत्थर या ऐसे ही किसी भारी चीज से कुचल दिया है। जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, बहुत ही विभत्स दृश्य है। फिर उसके बाद लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो जो पुणे पुलिस की टीम है लोकल पुलिस स्टेशन की, वो मौके पर पहुंचती है और लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। और इसी के साथ पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। मगर दिक्कत यह है कि लाश का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है ही। उस लाश को जब अच्छी तरह से पुलिस देखती है, तलाशी लेती है, तो लाश के जो कपड़े हैं उसकी जेब से भी पुलिस को कोई कार्ड, कोई पुर्जा, कोई किसी का नंबर, कोई मोबाइल फ़ोन, कुछ भी नहीं मिलता। यानी मरने वाले शख्स की पहचान जो है वो पूरी तरह से कातिलों ने छिपाने की कोशिश की थी। न सिर्फ उसके शरीर में या उसके साथ मौजूद किसी भी चीज़ को कातिलों ने वहाँ से हटा दिया था, बल्कि चेहरे को भी ख़राब कर दिया था। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि वहाँ कोई और चीज़ तो नहीं है, एक शराब की खाली बोतल ज़रूर पड़ी हुई है। अब पुलिस को लगा कि इस खाली बोतल के सहारे ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि और कोई क्लू तो उस आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस के पास बचा नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उस बोतल को अपने कब्ज़े में लिया, एक सुराग के तौर पर, सबूत के तौर पर, और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। बोतल में जो भी उसका ब्रांड था लिकर का, शराब का, वो तो खैर लिखा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही एक बारकोड भी बना हुआ था। उस बारकोड के सहारे पुलिस ने ये तय किया कि वो ये पता लगाएगी कि आखिर ये शराब की बोतल किस दुकान से खरीदी गई। अब जाहिर है जहां हत्या हुई है, जहां लाश फेंकी गई है, शराब की बोतल भी कहीं आसपास से खरीदी गई होगी, इस बात की संभावना ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं दूर दराज से कोई बोतल खरीद के नहीं ला सकता, लेकिन आम तौर पर होता यही है कि जब बोतल खरीदी जाती है तभी उसे कंज्यूम भी किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ट्रैवल कर रहा हो या किसी को गिफ्ट दे रहा हो। तो खैर, पुलिस ने अब इस खाली शराब की बोतल और उस पर छपे हुए बारकोड के सहारे इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। और पुलिस जो है, नवी सांगवी एरिया है, उस पूरे एरिया में जितने भी शराब की दुकानें हैं, तकरीबन 6-7, उन सारी शराब की दुकानों पर जाकर पुलिस ने यह पता करने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर ये शराब की बोतल किस दुकान से बेची गई थी। इस पुलिस की ये जो कोशिश है, ये कोशिश रंग लाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 6-7 शराब की दुकानें थी, लेकिन उनमें से एक दुकान वाले ने उस बारकोड को देखा, उसे स्कैन किया और ये बता दिया कि ये बॉटल जो है, ये बोतल शराब की उसी के दुकान से बेची गई है। अब पुलिस को थोड़ा सा ये क्लियर हो चुका था कि शराब की बोतल जिस दुकान से बेची गई है, तो वहाँ से इस मामले की तफ्तीश को और आगे बढ़ाई जा सकती है। और पुलिस ने वो जो शराब की दुकान जहाँ से ये बोतल बेची गई थी, उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने बहुत गौर से देखना शुरू किया। बारकोड के सहारे पुलिस ये भी पता लगाने में कामयाब रही कि किस दिन या किस टाइम फ्रेम के आसपास जो है ये शराब की बोतल बेची गई होगी। जब लाश मिली थी, लाश की हालत देखकर भी पुलिस, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बता देते हैं कि कत्ल की घटना कितनी पुरानी होगी, लाश कितनी पुरानी है। उस हिसाब से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया और फिर पुलिस ने उस दुकान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको बढ़िया से स्कैन किया। स्कैन करने पर पुलिस को 3 लोग नज़र आए। तीनों हमउम्र थे, तीनों तकरीबन 30-35 साल के नौजवान थे। और ये 3 लोग शराब की बोतल उसी रोज़, एक रोज़ पहले बल्कि 7 अक्टूबर को खरीदने के लिए उस दुकान में पहुंचे थे, आए थे। और उन तीनों की तस्वीरें
सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, लेकिन दुकानदार जो है इन तस्वीरों को देखकर अपने ग्राहकों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि उसकी पहचान क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहता है, ये नहीं जानता था। हाँ, दुकानदार ने ये ज़रूर बताया कि ये जो पर्टिकुलर बारकोड वाली बोतल है वो इन्हीं 3 लड़कों ने खरीदी थी। तो इतनी बात क्लियर हो गई, लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि ये 3 लड़के कौन हैं, इनकी पहचान क्या है। इसके बाद पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ही इन तीनों लड़कों को ट्रैक करने की कोशिश करेगी। और पुलिस ने तकरीबन उस दुकान और उसके आसपास के पूरे विसिनिटी में, पूरे एरिया में पुलिस ने तकरीबन 500 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और उन फुटेज का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस बेसिकली एक के बाद एक सीसीटीवी कैमरों के सहारे इन तीनों लड़कों को ट्रैक करती हुई जा रही थी। एक तरह से देखा जाए तो जहां से ये लड़के आए थे उन जगहों पर पुलिस जाने की कोशिश कर रही थी। और इस कोशिश में पुलिस की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को नवी सांगवी इलाके में ही एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है कृष्णा चौक। उस कृष्णा चौक में एक कुरियर सर्विस की दुकान कह लें या दफ्तर कह लें वो है, वहां पर पुलिस जाकर पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हुए पुलिस ने देखा कि उस कुरियर सर्विस वाले शॉप से या ऑफिस से एक लड़का निकलता है और वो लड़का फाइनली इन बाकी 2 लड़कों के साथ एक जगह इकट्ठा होता है और उसके बाद फिर वो शराब खरीदने जाते हैं। तो एक ठिकाना उन लोगों के ओरिजिन का, वहाँ तक पहुँचने का, वो पुलिस को पता चल जाता है और ये एक कुरियर शॉप है। पुलिस अब उस कुरियर शॉप में पहुँचती है और वहाँ जाकर जो है ये सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस उन लड़कों की पहचान पता करने की कोशिश करती है। और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस को पता चलता है कि ये जो बंदा उस कुरियर सर्विस के दुकान से बाहर निकला है, कुरियर सर्विस वाले ऑफिस कह ले, दुकान कह ले, मैं बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसको दुकान कहूँ या ऑफिस कहूँ, चले दुकान ही कहता हूँ। तो वो कुरियर सर्विस वाले दुकान से जो बाहर निकला है उस आदमी का नाम है शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह की उम्र तकरीबन 38 साल की है और पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला है। तो उसकी तो पहचान हो जाती है। अब उसकी पहचान हो जाने के बाद पुलिस उसे जानने वाले बाकी लोगों से भी पूछताछ करती है और उसके साथ जो बाकी के 2 लोग मौजूद हैं उनके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू करती है। और इस कोशिश में पुलिस को बाकी 2 लोगों की पहचान भी पता चलती है। इनमें एक है सोमदत्त दुबे, जिसकी उम्र है तकरीबन 22 साल, यानी उम्र में ये छोटा है उससे काफ़ी। और उनके साथ एक और आदमी जिसका नाम है पप्पू उर्फ जितेंद्र त्रिपाठी, उसकी उम्र है 30 साल। तो इसकी भी पहचान हो जाती है। इसी के साथ ये बात भी क्लियर हो जाती है छानबीन करते करते कि शिवमंगल सिंह और सोमदत्त दुबे और पप्पू उर्फ जितेंद्र त्रिपाठी ये तीनों चित्रकूट के ही रहने वाले हैं, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं और तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है। लेकिन ये जो लाश मिली है वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पप्पू उर्फ जितेंद्र त्रिपाठी की है। अब मरने वाले शख्स की भी पहचान पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पता करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि बाकी के जो 2 लोग हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी मिल चुकी होती है और उनके जीवित होने और पुणे शहर में होने के बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन जुटा लेती है। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती है कि वो शिवमंगल सिंह और सोमदत्त दुबे को कैसे ट्रेस करे, कैसे उन्हें पकड़े और उन्हें कानून के शिकंजे तक लेकर आए, क्योंकि उनकी लोकेशन जो है अब पता करना पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस अब उनके मोबाइल फ़ोन नंबर अरेंज करती है और उन मोबाइल फ़ोन नंबरों को पुलिस सर्विलांस पर लगा देती है ताकि ये पता चले कि ये दोनों लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, यानी शिवमंगल सिंह और सोमदत्त दुबे, जिन पर इस मामले में कत्ल का शक है। तो पुलिस को इसमें भी कामयाबी मिलती है। पुलिस देखती है कि ये दोनों लोग पुणे से बाहर अहमदनगर ज़िले में एक जगह है पारनेर, उस जगह पर इनकी लोकेशन पुलिस को नज़र आती है। बेसिकली ये जो पारनेर है ये पुणे से नागपुर के रास्ते में पड़ने वाली एक जगह है और अहमदनगर ज़िले में पड़ती है। और पुलिस को जब इनकी लोकेशन यहाँ पता चलती है तो पुलिस ये भी देखती है ध्यान से कि इनकी लोकेशन एक हाईवे पर है। हाईवे पर होना इस बात की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि ये दोनों लोग शायद पुणे शहर छोड़कर कहीं जा रहे हैं या भाग रहे हैं। पुलिस
पता लगाती है कि ये लोकेशन कौन सी है, जगह कौन सी है, तो पुलिस को पता चलता है कि वो उस रूट का एक प्रोमिनेंट हाईवे ढाबा है जहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ जो है वो रुका करती हैं। रात का वक्त है जब ये लोकेशन ट्रेस होता है और पुलिस को ये बात समझ में आ जाती है कि ये दोनों लोग ज़रूर किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और रात के वक्त डिनर के लिए उस पर्टिकुलर ढाबे पर रुके हैं जहाँ का ये लोकेशन शो हो रहा है। पुणे की एक पुलिस टीम फौरन इन दोनों का पीछा करती हुई उसी डायरेक्शन में रवाना हो जाती है और पुलिस की टीम जो है उस ढाबे तक पहुंचती भी है अहमदनगर ज़िले में। लेकिन यहाँ पर पुलिस को निराशा हाथ लगती है। निराशा इसलिए हाथ लगती है कि जब तक पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तब तक ये दो लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं, फरार हो चुके होते हैं। अब पुलिस की टीम इन लोगों के बारे में जाकर वहाँ पूछताछ करती है और पुलिस पूछती है कि एग्जैक्टली इस टाइम पर कौन कौन सी गाड़ियाँ या बसें यहाँ पर रुकी थी जो डिनर के लिए जिसके मुसाफिर आपके यहाँ आए थे। तो पुलिस को कुछ बस के नंबरों का पता चलता है और पुलिस फिल्टर करके उस पर्टिकुलर बस नंबर का भी पता लगाने में कामयाब हो जाती है जिस बस में ये दो लोग सोमदत्त दुबे और शिवमंगल सिंह सवार होकर जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। पुलिस को उसके नंबर का पता चल जाता है ढाबे से ही। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस को मिल जाता है तो फिर पुलिस उस रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे उस बस के मालिक को ट्रेस करती है और उसे फ़ोन करती है बस के मालिक को। बस का मालिक बोलता है कि हाँ साहब, वो बस तो मेरी ही है और वो उसी रूट पर चलती है, पुणे नागपुर रूट पर, तो आप बताएं। तो पुलिस ये बताती है कि हमें ये शक है कि आपकी बस में दो कातिल ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं और हमें उन्हें पकड़ना है। तो इसीलिए आप अपने बस के ड्राइवर को फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके ये बताइए कि वो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलाए। देखिए किस तरह से पुलिस एक के बाद एक मामलों को सुलझाती हुई, सारी मुश्किलों को हल करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और ये पूरी कहानी मेरे हिसाब से एक ऐसे चेज़ की कहानी है जैसी कहानियाँ आमतौर पर फिल्मों में देखने सुनने को मिलती है। तो खैर, अब बस चल रही है हाईवे पे आधी रात को, तब तक ड्राइवर के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। ड्राइवर देखता है कि फ़ोन पर मालिक हैं बस के, वो बात करता है। बात करते ही मालिक दूसरी तरफ से उसे समझाता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बस चलाते रहो और जो कुछ मैं बता रहा हूँ तुम सिर्फ उतना करो। ड्राइवर ने कहा कि हाँ हुजूर बताइए, मालिक बोलिए क्या करना है। तो बस का मालिक ये बताता है कि तुम गाड़ी जो है वो स्लो चलाओ, धीमे चलाओ और जब भी कोई पुलिस की जीप या पुलिस की गाड़ी तुम्हें ओवरटेक करके रोके, इशारा करे, तुम गाड़ी रोक देना, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो इस वक्त तुम्हारे बस में ट्रैवल कर रहे हैं। मालिक ये बात साफ साफ उस ड्राइवर को बता देता है और जब ड्राइवर को ये बात पता चलती है तो वो बस की स्पीड धीमी कर देता है। आधी रात को ट्रैवल कर रहे तमाम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि धीमी मतलब जाहिर है ऐसा तो नहीं कि 40-50 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पे आ जाए, लेकिन मान लीजिए अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही थी तो उसको 30 या 25 ड्राइवर ने कर दिया होगा। तो इस तरह से पुलिस की जो टीम पीछा कर रही थी, जो पारनेर में उस ढाबे तक पहुंच गई थी, उस टीम को मौका मिल गया उस बस तक पहुंचने का और उसे पकड़ने का। तो पुलिस की टीम पीछा करती हुई आगे बढ़ी और फाइनली उसी रूट पर एक और जगह है जिसे सेलू अंबू टोल प्लाजा कहते हैं, वहाँ पर पुलिस की टीम जो पुणे से चली थी वो इस बस को रोकने में कामयाब हो जाती है। बस का ड्राइवर चूंकि भरोसे में था, वो गाड़ी धीमे चला रहा था और पुलिस की टीम ने जैसे ही बस रुकवाई तो ड्राइवर ने बस रोक दी। इसके बाद पुलिस वाले, पुणे की जो टीम पहुंची थी, वो उस बस में सवार हुए और सोमदत्त दुबे और शिवमंगल सिंह जो दोनों उस बस में सवार थे, उन दोनों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया, उतार लिया। इस तरह से सेलू अंबू टोल प्लाजा पर पुलिस ने दोनों सस्पेक्टेड किलर्स को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ पुणे वापस लेकर आ गई। बस आगे चली गई बाकी मुसाफिरों को लेकर। अब पता ये चला कि ये दोनों लोग और जिस आदमी की मौत हुई, जिसकी हत्या हुई, वो तीनों चित्रकूट के रहने वाले थे और इस घटना को अंजाम देने के बाद बाकी ये दोनों लोग पुलिस से बचने के लिए चित्रकूट अपने होम टाउन चले जा रहे थे, फरार हो रहे थे। आगे उनको कोई ट्रेन पकड़नी थी जिसके बाद वो चित्रकूट चले जाते, लेकिन इससे पहले कि वो महाराष्ट्र से बाहर निकल पाते, बीच रास्ते में ही महाराष्ट्र पुलिस ने, पुणे पुलिस ने उनको पकड़ लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत फुर्ती से पुलिस ने इस मामले में काम की और उनको गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। अब सवाल यह है कि तीन अच्छे दोस्त, तीन में से दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे का कत्ल क्यों कर दिया? तो वजह यह है कि जिस शख्स की हत्या हुई, पप्पू उर्फ जितेंद्र त्रिपाठी,
ये थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का आदमी था, यानी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना, डांटना डपटना, ज़रूरत पड़ने पर थप्पड़ लगा देना, तो इस तरह का कुछ उसका रवैया था। और वो अक्सर ये जो बाकी के दो लोग हैं, सोमदत्त और जो दूसरे आरोपी का मैंने नाम लिया, इन दोनों लोगों को वो अक्सर डराया धमकाया करता था। साथ में रहते ज़रूर थे, लेकिन उनको थोड़ा एक्सप्लॉइट भी करता था, कभी मारपीट भी कर देता था। तो इस चीज़ से ये दोनों लड़के काफ़ी परेशान थे, विचलित थे, और इन्होंने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर बदला लेंगे। और उसी प्लानिंग के तहत उन्होंने 7 तारीख, जो कि इस वारदात की तारीख है, उस तारीख को इन्होंने एक लिकर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, और उसमें जिसकी हत्या हुई, पप्पू उर्फ त्रिपाठी, उसको इन्होंने बुलाया और शराब पार्टी के बहाने जो है सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी, और फिर पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया बुरी तरह से, जिससे उसकी पहचान न हो पाए। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। जो आरोपी थे वो पकड़े गए। आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो स्टोरी थी किस तरह से एक शर्ट पर लगे हुए टेलर के टैग से पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया। तो उस केस पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अलीशान के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रिजवान सैफ़ी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने कहा भारत के कानून से थोड़ी नाखुशी जताई है, और ये कहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं अपराध की, तो अगर कानून सख्त हो तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो। कॉमिक्स डूड के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री थी, जो उन्होंने सुनी प्रीवियस स्टोरी, वो स्टोरी उनको अच्छी लगी। देशराज सिंह तोमर हैं, इन्होंने कहा है कि गोल्डन टेलर मैं हूँ, बोलो क्या मैटर है। तो हो सकता है देशराज सिंह तोमर जो हैं वो गोल्डन टेलर के नाम से कोई दुकान चलाते हों। बहुत बहुत स्वागत आपका तोमर साहब। और क्या तोमर साहब, आप ये भी बताइए, क्या आप वही गोल्डन टेलर के ओनर हैं जिसने इस केस को सॉल्व करने में मदद की थी? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभिषेक कुमार ने कमेंट किया है, हर हर महादेव। बहुत स्वागत आपका, मेरी ओर से भी भगवान श्री महादेव के चरणों में प्रणाम। और दिल आईना के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अंसारी हुज़ैफ़ा कुतुब.पाकिस्तान, इन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। इन्होंने लिखा है, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जगदीश के चंडीगढ़ गुजरात से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। विदुर काका के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने कहा है कि दीपावली की मिठाई भिजवा दो, हर दोपहर हम आपको सुनते हैं, तो इस मौके पर मिठाई तो बनती है, दिवाली से अच्छा मौका और क्या हो सकता है। आपने अपना पता वगैरह तो लिखा नहीं है, पता नहीं अगर आप पता लिख भी देते तो मैं मिठाई आपको भिजवा पाता या नहीं, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए ज़रूर हैं दोस्त दिवाली की, और बहुत बहुत बधाई भी आपको और आप सारे दर्शकों को। चूँकि इसी बहाने आपने दिवाली की बात छेड़ दी, तो एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये धनतेरस का दिन है। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, वर्जीनिया डिसूजा हैं, यूनुस शेख हैं, योगा विद विकास हमारे दर्शक हैं, शोभा कुलकर्णी है, रंजीत सिंह और ठाकुर केशव और कारखोला थापा, इन्होंने भी कमेंट किया। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया, सबके नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आज जो स्टोरी आपने सुनी उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।